Her name is Devnandini Solanki and I have been sharing her stories post और बहुत सारे लोग excited हैं, मुझे इतने सारे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं आपकी स्टोरीज पे। यूट्यूब का चैनल भी है इनका, मैं काफी पूरे 3-4 दिन से शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे लोग पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कहाँ की है, तो आई टोल्ड देम शी इज फ्रॉम जयपुर एंड आई विल बी कमिंग लाइव विद हर ऑन संडे। सो yes, she has her own YouTube channel and she is a Kathak dancer, professional Kathak dancer. एंड जनरली लोग कथक को या कोई भी डांस को एज अ हॉबी या एज अ पैशन लेते हैं, बट शी इज अ प्रोफेशनल कथक डांसर। तो इनकी स्टडीज भी, इन्होंने ग्रेजुएशन भी और सब्जेक्ट में भी करा है और कथक में भी करा है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो कथक को एज अ प्रोफेशन और एज अ करियर चूज करते हैं और जो पढ़ाई भी उसी में करते हैं और फिर वो आगे उसी को फॉलो करते हैं। सो यू आर वन ऑफ देम, वेरी फ्यू पीपल। थैंक यू, So, थैंक मुझे यू ये फॉर जानना है कि जैसे ये तुम्हारा आपका मतलब ये जो दैट घुंगरू गर्ल वाला नाम है, घुंगरू आई कैन से कि मतलब कथक कहते हैं, लेकिन एक मैं जैसे जब टाइप कर रही थी, जब मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्वर्सेशन विद द घुंगरू गर्ल, सो जनरली आते हैं कि द घुंगरू गर्ल, बट यू टोल्ड मी टू मेंशन दैट घुंगरू गर्ल। तो मुझे ये जानना है कि दैट घुंगरू गर्ल के पीछे क्या है, मतलब कि दैट घुंगरू गर्ल कैसे नाम पड़ा? हाँ, तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दैट इसलिए लगाया बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई एम द ओनली वन, दैट घुंगरू गर्ल मीन्स दैट वन ओनली देवनंदिनी आर देयर, दैट फॉर दैट घुंगरू गर्ल। एंड सेकेंड, इसके पीछे एक बहुत रोचक सा किस्सा है। वन डे आई टाई माई घुंगरू, मैं अपने घुंगरू बांध रही थी रियाज से पहले, एंड सडनली आई एम जस्ट वॉचिंग द घुंगरूज एंड फेल्ट लाइक यार I felt like something as an artist, always something running in my mind. कभी कुछ ऐसा करके। तो suddenly I saw the घुंघरूज and मैं उनको जब ऑब्जर्व कर रही थी अच्छे से, मैंने देखा यार ये कितना, इसकी बनावट कितनी सुंदर है। एक घुंघरू की एक छोटे से बैल के अंदर पूरा म्यूजिक समाया हुआ है। एक छोटे से बैल के अंदर एक कथक का सबसे बड़ा जो साथी होता है वो उसका घुंघरू होता है, एक कथककार के लिए। So I will explain it with an example. So what I felt in my ghungroos like that, if you closely saw that, एक छोटा सा आवरण है बाहरी और इसके अंदर एक सिल्वर बॉल है, ओके? So I assume that the silver ball is me, and the cover, that silver cover, the golden cover, that is the circle of life. मतलब मैंने इसको देखा कि ये जो भारी आवरण है ये लाइफ का सर्कल है और ये जो सिल्वर बॉल हूँ ये मैं हूँ, ठीक है? एंड इट डिफाइंस मी द वंडरफुल थ्योरी कि यार देखो इसमें स्पेस भी दिया है कि मैं छनक सकूं। तो आई कैन रिलेट इट विथ माई लाइफ। लाइफ में कैसा होता है, रिदम ऑफ लाइफ कैसी होती है, कभी कुछ सॉरो म्यूजिक होता है, कभी बहुत जॉयफुल म्यूजिक होता है। तो आई कैन रिलेट इट विद द रिदम ऑफ लाइफ। So it came in my mind and I just put the name that घुंघरू girl because I love it the most. क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर नाम दिया आपने खुद को। एक होता है क्योंकि मतलब घुंघरू, एक देवनंदिनी सोलंकी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नाम है। मतलब एक होता है कि जैसे मुझे आपने बताया था कि आप इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर से काफी क्लोज खुद को फील करते हैं, तो देवनंदिनी जो आपका नाम है ये अपने आप में बहुत खूबसूरत नाम है जो हमारे इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसमें आपने उसमें 4 चांद लगा दिए, देव मतलब दैट घुंघरू गर्ल, और आपका कथक के प्रति जो इतना ज्यादा इंक्लिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। मुझे ये जानना है, जैसे डांस के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न स्टाइल्स में, जैसे वेस्टर्न स्टाइल्स होता है अपना सालसा होता है, और क्लासिकल में भी भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है। आपने कथक कैसे चूज करा? मतलब कथक एक प्योर इंडियन डांस फॉर्म है जो बहुत सालों से, कई युगों से चला आ रहा है, लेकिन उसमें कथक ही क्यों चूज करा? मतलब ऐसे कथक की तरफ कैसे आपका ध्यान आकर्षित हुआ? I must say that I am enough fortunate that I didn't choose Kathak. Kathak has chosen me. So मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर की कृपा रही, मैं इस आर्ट फॉर्म में आई। एंड सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी प्रोफाइल में आपने मुझे कहा, मैं बहुत ही ज्यादा संस्कृति प्रेमी हूँ, कल्चर एंड ट्रेडिशन को मैं बहुत ज्यादा, मेरा लगाव है उन चीजों से। सो जब मैं कथक के प्रति मेरा लगाव शुरू हुआ तो वो इतना ज्यादा बढ़ा कि आई डिसाइडेड कि मैं इसी में ही अपना करियर या लाइफ को मैं परस्यू करूंगी।
सो कथक को चूज करने का कोई पर्टिकुलर मोटो नहीं है, क्योंकि कथक मेरी जिंदगी में अपने आप आया। अगर इसकी मैं स्टोरी बताऊं आपको, मैंने जब डांस शुरू किया या कथक जब मेरे जीवन में आया, आई डोंट इवन नो, देयर इज नो वन टू इंट्रोड्यूस मी अबाउट दिस आर्ट फॉर्म, इवन म्यूजिक ऑल्सो। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कथक मेरे जीवन में आया, उसने मुझे पहचान दी। और कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हो, इनकी जो मुख्य धारा है वो शास्त्रीय ग्रंथों से निकलती है। ये जब आप थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में या बैकग्राउंड में जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि हमारे एनिशियंट टाइम में ये ईश्वर को समर्पित एक डांस फॉर्म है, एक विधा है। और जब भगवान कृष्ण ने ये डांस फॉर्म किया, वो लीलाधर कहलाए। शिव जी के द्वारा हमें तांडव नृत्य की प्राप्ति हुई। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी विधा को सीख रही हूँ जो ईश्वर को समर्पित है। तो देन आई परस्यू माई एवरीथिंग, आई डिवोट माई लाइफ इनटू कथक। मतलब आपने इसकी कहीं से पढ़ाई करी, तब आप में इंटरेस्ट आया कि आपको शुरू से इंटरेस्ट था, तब आपने इसकी तरफ, मतलब ये पता नहीं कि स्कूल में अपन को पता नहीं होता है कि करना क्या है, एक बहुत डिस्ट्रैक्टेड सा माइंड होता है सबका कि यार पेरेंट्स बोल रहे हैं ये करो, मन में कुछ और है। लेकिन जैसे आपने बताया था कि आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश में भी है, आपने मास्टर्स भी करा है उसमें, देन आपने उसमें कथक की तरफ आपका आया। तो मतलब कथक की तरफ आपने पढ़ाई कैसे, मतलब मन कैसे बनाया कि हाँ मुझे कथक में आगे पढ़ना है? और देयर इज एक बहुत ही रोचक किस्सा है इसको लेकर कि कथक में पढ़ाई का मन या इसे सीखने का जो मेरे अंदर जज्बात थे कि मुझे सीखना है, इस विधा में जाना है, ये शुरुआत हुई थी व्हेन आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन। और उस वक्त मैं इंग्लिश लिटरेचर में मेरा ग्रेजुएशन कर रही थी, एंड पोइट्री एंड लिटरेचर की तरफ मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। एंड एक दिन क्या हुआ, मेरे पड़ोस में एक भैया रहता है जो संगीत के क्षेत्र में काफी वो काम कर रहे हैं। और वन डे आई हियर सम बोल्स ऑफ तबला एंड सम सरगम ऑफ हारमोनियम फ्रॉम हिज हाउस। मैंने उनके घर से वो आवाज सुनी और मुझे लगा यार ये क्या आवाज है, बहुत ही मधुर संगीत और कितना सुंदर आवाज आ रही है, मुझे ये जानना है ये क्या चीज है। देन नेक्स्ट डे मैं उनके पास गई, मैंने कहा भैया आप ये क्या करते हैं, आप मुझे भी सिखाइए, मुझे जानना है ये क्या चीज है। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अलग चीज है, क्योंकि जनरल लाइफ में कोई भी डॉट नहीं करेगा कि क्लासिकल म्यूजिक सीखना है या क्लासिकल म्यूजिक को आपको परस्यू करना है। देन वो बात वहीं खत्म हो गई। नेक्स्ट डे हमारे घर में कोई भजन संध्या थी एंड मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, मेरी मम्मा बहुत स्पिरिचुअल रही है, तो हनुमान जी के कुछ चौपाइयाँ और भजन होते हैं, तो वो भजन संध्या में मैंने गाई। ऑन द नेक्स्ट डे वो मेरे घर आए और मुझे बोले कि तुम्हें तो सुर ताल का बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वहां से सबसे पहले मैं म्यूजिक से मिली, मैं संगीत से मिली, संगीत क्या चीज होती है। और आफ्टर दैट उन्होंने ही मुझे वन डे मैं उनके कॉलेज गई, तो वो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेकर आए थे जिसपे एक कथक डांसर की फोटो थी ऊपर। मैंने वो पिक्चर देखा और मैं बहुत खुश हुई कि ये मैंने टीवी में भी देखा है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, आप मुझे बताओ ये क्या चीज है। उन्होंने कहा ये कथक है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, और मेरे कॉलेज में, क्योंकि वो म्यूजिक के कॉलेज में थे जहाँ मैं हूँ, तो वहाँ ये लोग बच्चे करते हैं। इनका भैया आप प्लीज मुझे लेके चलिए, मुझे इसके बारे में जानना है। हम उनके कॉलेज गए एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हियर द साउंड ऑफ घुंघरू, और वो एनवायरमेंट ऐसा था जिससे मेरी सोल कनेक्ट हुई। और आई डिसाइडेड जब हम लोग वापस आ रहे थे कि मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखना है। करियर और प्रोफेशन मैं उस वक्त नहीं सोच सकती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी नेव एंड वेरी स्मॉल ऑन द टाइम। तो इस तरह से कथक मेरे जीवन में आया और तब से आज तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। नहीं, ये बात आपने बहुत सही बोली कि कथक ने आपको चुना है, क्योंकि वो आवाज सुनना, घुंघरू की तरफ अट्रैक्ट होना, उन भैया का आना, मतलब एक पूरा से हम इसको पूरा एक लाइन सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो ये समझ में आता है कि नहीं, मतलब आपके अंदर से वो थी चीज और सामने से आपको बस एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंड देन यू चेज दैट प्लेटफॉर्म। तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी आपकी। मुझे बस एक चीज जाननी है जो मैं सबसे पूछती हूँ, जो भी अपना पैशन फॉलो करते हैं, मेरा सबसे एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम लोग जनरली, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है मिडिल क्लास फैमिली में, इंडियन सोसाइटी में
इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, लॉयर बनो, सीए बनो। और आप जयपुर से हैं तो जयपुर में तो सीए बहुत ज्यादा बनते हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है राजस्थान में सीए बहुत निकलते हैं। और आपके पास कॉमर्स भी रहा है, तो कभी एक बार को पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला कि यार कॉमर्स लेके बच्चे एमबीए करते हैं या बीकॉम करके एमकॉम करते हैं, तो तुम कथक में क्यों जा रही हो? मतलब पेरेंट्स जनरली क्वेश्चन करते हैं, और हर फैमिली में होता है, और सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत रेयर फैमिली में होता है कि जिनके बिजनेस फैमिलीज होती, क्लास फैमिलीज की, हाँ ठीक है बच्चे जो करने, लेकिन सबका पेरेंट्स का कंसर्न ही होता है कि आप कमाओगे कैसे। कथक में बहुत मेहनत लगती है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद का हो, आप कमाओ, खूब पैसा लगाना पड़ता है, बट जनरली पेरेंट्स का कंसर्न ही होता है कि आप एक नॉर्मल अर्न कर लो, एट द एंड ऑफ द मंथ यू गेट अ सैलरी, और आपकी स्टेबल जॉब हो। और आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कथक चूज करा, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट करा या उनको मनाना पड़ा या क्या था? मतलब ये आई गेस हर आर्टिस्ट के जीवन का पहलू होता है कि सोसाइटी एंड आपके जो डियर वंस होते हैं, ऑब्वियसली आपको ऐसे प्रोफेशन में जल्दी से कोई भी अडॉप्ट नहीं करता जिसका कोई फ्यूचर ना हो, बिकॉज वो इसमें फ्यूचर नहीं देखते हैं। उनको लगता है जस्ट अ हॉबी, आप डांस कर लीजिए और ठीक है। लेकिन जब लाइफ में वन थिंग आई वेरी क्लियर अबाउट मी कि अपनी उसूल बनाना या अपने फैसलों पे चलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम कि मैंने ये प्रोफेशन या मैंने ये चीज चूज करी है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा आई कैन सक्सीड इन दैट। एंड सोसाइटी एंड पेरेंट्स की मैं बात करूं, स्टार्टिंग में बहुत विषम परिस्थितियां रही, बहुत सारी सिचुएशंस आई, बट अगर आप पैशन की बात करते हैं, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो मुझे लगता है इन माई ओपिनियन द डेफिनेशन ऑफ पैशन इज फॉर द थिंग यू कैन बियर ऑल द पेन, ऑल द स्ट्रगल, एवरीथिंग यू कैन बियर फॉर दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड पैशन। आपका उस चीज के लिए मोहब्बत है, प्यार है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई एग्री करता है कि नहीं करता, आप उस चीज के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो आप उसे जरूर परस्यू करेंगे ही करेंगे। तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जब आप किसी जिद पे अड़े होते हो तो सबको मानना ही पड़ता है। और आपके मन में होना चाहिए आत्मविश्वास कि आप एक सही ट्रैक पर हैं, आप कुछ गलत नहीं करेंगे। बीइंग अ लड़की या बीइंग अ गर्ल, हर किसी के लिए ऐसे प्रोफेशन को चूज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको अपना पूरा शोकेस करना होता है, ठीक है। लेकिन कथक और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की जब मैंने जाना उनको, तो उनकी जो गरिमा है, जो उनकी खूबसूरती है, आई थिंक अ नॉर्मल पीपल कांट अंडरस्टैंड दिस मच इंडियन कल्चर एज एन कथक डांसर कैन अंडरस्टैंड। हमने आपकी फोटोज वीडियोस में देखा है, बहुत ही ग्रेसफुली, मतलब एक होता है कि हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को करके देखते हैं, बट एक हम में से कोई, एक हमारे जैसा ही कोई, आप जयपुर से हैं, तो मुझे आपके डांस के वीडियोस देख के सोचते हैं कि देखे जाओ बस, मतलब एक मन करता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। मतलब एक बार तो मेरा भी सीखने का मन करता है कि हाँ मैं भी कभी ट्राई करूंगी। दिखने में जितना इजी लगता है, करने में उतना ही टफ होता है, कि बहुत ज्यादा उसके पीछे थ्योरी। जैसे मैंने किसी फोटोज में, किसी पोस्ट में कमेंट भी पढ़ा था, इतना नहीं ऐसा मुझे याद आ रहा है, कि जो चीज दिखने में जितनी इजी है, करने में उतना ही टफ है। और वो दिखता है, वो जब आप में पैशन है तो आप सीखोगे उस चीज को, आप उससे डरोगे नहीं कि यार बहुत टफ है। तो मुझे एक और चीज ये जाननी है, जैसे आप अभी उसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये मतलब कितने साल की डिग्री होती है? अगर कोई करना चाहे, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, काफी लोग देख रहे हैं इसको, और उनका अगर मन करता है कि हाँ ठीक है यार स्टार्ट करें, क्योंकि मैं जनरली मानती हूँ कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, जब बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, ये है, अगर आप यूट्यूब वीडियो से देख के सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, तो आप तो प्रोफेशनल डिग्री ले लो, तो आपकी डिग्री मतलब ये कितने साल का कोर्स होता है? एक्चुअली फर्स्ट यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड, आपको इसको एज ए हॉबी करना है या आपको ऐसे करियर करना है। इवन आई थॉट कि मैं अपनी पैशन की वजह से इस फील्ड में हूँ, क्योंकि अगर मैं एक सामान्य आदमी को कहूँ कि आप ये आधा केजी के घुंघरू पहन के खड़े हो जाइए और आपको ये डांस करना है, तो इवन आपको भी कहूँ तो आप नहीं कर पाएंगे। वो वेट उठाने में आप लगेंगे ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कुछ और मुझे सीधा सा दे दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपको जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने सिर्फ, मेरा पैशन था, सीखना था मुझे,
मेरा ये नहीं था टारगेट कि मुझे इसको प्रोफेशन बनाना है या मुझे इसको मेरा मन था मैं कैसे भी इसको बस अपने दिल के पास रखूं और मैं इसको कंटिन्यू करूं, बिकॉज मैंने इसके लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स झेले हैं, यू नो। तो हाँ, जो लोग इसमें प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, पहले वो क्लियर कर ले कि वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, बिकॉज ये एक साधना है। घंटों रियाज करना, प्रैक्टिस करना, वो हाफ केजी के घुंघरूस पहनकर तत्कार करना, बहुत से लोग छोड़ देते हैं बीच में। तो आपका म्यूजिक के प्रति प्यार है तो आप इसको श्योरली आप बस करते रहिए, कोई मैटर नहीं करता आप इसमें प्रोफेशनल बहुत कुछ करते हैं या नहीं। ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट अपनी कला से प्यार करता है, इसीलिए उसमें सरवाइव कर रहा है। वरना आर्ट आपको पैसा नहीं देती है, आर्ट आपको कोई ऐसी लग्जरी लाइफ नहीं देती है, वो बस आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाती है, आपको एक डिफरेंट विजन देती है हाउ टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। कहते हैं ना द आर्ट ऑफ लिविंग। तो एक आर्टिस्ट जिसमें एक डिफरेंट आई, एक डिफरेंट विजन होता है टू लुक एट आउट द थिंग्स, लाइफ की स्मॉल चीजों में जॉय को खोजना, ऑब्जर्वेशन लेवल। सो आर्टिस्ट एक डिफरेंट होता है, वो सोसाइटी से बहुत डिफरेंट होता है, वो अपनी आर्ट के लिए कहीं भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर कोई इसमें प्रोफेशनल डिग्री या कुछ करना चाहता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ अपना एडमिशन लीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए कि मैं इसे कितना मैं इसको आगे तक ले जा सकता हूँ। सेकंड, अभी गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफी सारे काम किए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में म्यूजिक डिपार्टमेंट है, आप वहां जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी अच्छे गुरु के पास जाकर भी आप तालीम ले सकते हैं। तो देयर इज मैनी ऑप्शन। लेकिन बस एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि आप वहां कुछ सोच के जा रहे हैं या फिर आप बस अपनी सीखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, अगर आप किसी चीज से आप पहले ही एक्सपेक्टेशंस लगा लोगे तो कुछ टाइम के बाद आप आपका मोराल डाउन हो जाता है कि यार मैंने तो ये सोचा था और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आर्ट एक ऐसी विधा है जिसमें आदमी बहुत कुछ खोकर और बहुत कुछ पा लेता है, और ये बहुत समर्पण की यात्रा है। मैं अगर कहूँ ये समर्पण की यात्रा है, आपको एवरी टाइम यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ। मेरी मम्मा मुझे कहती हैं कि हम तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लाइक उनका जनरली क्वेश्चन होता है कथक डांसर, आगे पता नहीं आपको ये करियर परस्यू करने दे कि नहीं करने दे। एंड आई सेड टू माय मम्मा कि इन इंडियन कल्चर शादी सबसे पवित्र बंधन होता है। तो मैंने उनसे कहा आई ऑलरेडी मैरिड विथ माई घुंघरूस, मैंने अपने डांस के साथ ऑलरेडी शादी कर ली है। Now I don't need anyone in my life. I can enjoy my life. I can pursue my life with my art because it completes me in every manner of life. वो दिखता है, वो आपके फेस पे और आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप कितना डिवोटेड हो अपने डांस के लिए। मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बताया कि आर्ट आपको कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देता है, लेकिन आपका एज सच फ्यूचर प्लान्स क्या है इसको लेके? मतलब आप अभी सीख रहे हैं और आप अभी तो आपके शायद 4 साल कंप्लीट हो गए हैं जैसे आपने मुझे बताया था। क्या सोचा है? I'm from 6 to 7 years, past 6 to 7 years in this field. And मेरे फ्यूचर प्लान्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने मेरे नाम के आगे देखा होगा देवनंदिनी नृत्यशाला। तो नृत्यशाला मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। जब मैंने इंस्टाग्राम बनाया था मैंने तभी सोच लिया था कि मैं एक ऐसा अकेडमी नहीं बनाऊंगी, मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगी जहाँ पर मेरे जैसे लोग जो सीखना चाहते हैं वो आके सीखें। एंड अ लॉट ऑफ प्लान्स आई हैव इन माय माइंड रिगार्डिंग नृत्यशाला, बट ड्यू टू लेक ऑफ सम सोर्सेज हम उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और सेकंड, मैं एज ए आर्टिस्ट मैं डांस एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये भी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में जैसी बाकी सब। क्योंकि कई पेरेंट्स सोचते हैं कि डांस तो बस हॉबी के लिए होता है, कोई भी आर्ट फॉर्म है वो हॉबी के लिए आप कर सकते हैं, बाकी उसका कोई वैल्यू नहीं होती लाइफ में। मुझे ये बताना है कि अगर आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग में ही किसी भी आर्ट फॉर्म में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डांस, आप किसी भी आर्ट फॉर्म में डालते हैं, वो एक बहुत छोटी एज में अपने कल्चर को सीखता है, अपनी वैल्यूज को सीखता है, और सबसे बड़ी बात जो आज के जनरेशन की डिमांड है, इन फ्यूचर जब वो बड़ा होता है तो उसमें वो मॉरलिटी, वो सिंसियरिटी डेवलप होती है, क्योंकि डांस डिमांड्स डिसिप्लिन, कि वो आगे बड़ा होके वो
किसी बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए मेरा एक सबसे बड़ा मॉरल ये है कि डांस एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूजिक एजुकेशन, क्योंकि ये आपकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आपके एज ए ह्यूमन वो आपको और बहुत कुछ लाइफ में सिखाता है। तो फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि मुझे डांस एजुकेशन को लेकर एज ए डांस एजुकेटर मैं सोसाइटी के लिए और बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। बस ईश्वर की और आप जैसे लोगों की कृपा बनी रहे। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि आप इतना ज्यादा अभी सोसाइटी के लिए भी इतना सोचते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को थोड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज कराते हैं, जो कॉर्पोरेट में जो उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। आर्टिस्ट की तरफ अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान आ रहा है, लेकिन वो भी फुल टाइम वाला नहीं आ रहा है कि हाँ ठीक है, आपने जैसा बोला कि हॉबीज जैसा फुल टाइम लोग थोड़ा सा अपने आप में हेजिटेट करते हैं कि यार एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं जनरली, वो कि इफ नॉट दिस देन व्हाट, वो वाली चीज आती है। लेकिन आपका ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप जैसे लोग सोसाइटी में ऐसे और तो मोटिवेट करते रहेंगे पेरेंट्स, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है कि वो अपनी बात रख सकें, वो सारी चीजें आती हैं। और मेरी आपसे जो सब हम पूरा ये प्लान कर रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी हिंट मिली थी आपकी बातों से, जिसको मैं और डिटेल में जानना चाहूंगी। कि आपने मुझे बताया और आपकी बातों से अभी लगा भी कि डांस ने आपको अपने आप में काफी चेंज कर दिया है। आप पहले इतना ज्यादा वोकल नहीं थे, इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थे, और आपको बीच में तो कुछ सालों पहले कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए थे। मुझे तो मैं इसको और डिटेल में जानना चाहूंगी कि मतलब एक होता है कि हेल्थ इश्यूज के बाद आदमी ऐसा हो जाता है कि यार, पेरेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि यार बस अब जो होना था हो गया, अब तो बस पैसे कमाने का एक साधन ढूंढते हैं कि हाँ ठीक है बस घर, मतलब एक होता है कि हाँ स्टेबल जॉब आ गई, ज्यादा कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप में मैंने देखा है कि वो एक ललक है, मैं कहूंगी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कि करना ही करना है, तो वो वाली चीज है। तो आपने कैसे हेल्थ इश्यूज के बाद कैसे अपने आप को वापस लाया और क्या हुआ था, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? एक्चुअली डांस को और म्यूजिक को लेकर मेरा जो सबसे डीप कनेक्शन जो हुआ था वो मेरा ड्यूरिंग माय हॉस्पिटल डेज ही हुआ था, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज ऑल अलोन, जस्ट अ सिंगल बेड, और मुझे वहाँ कई हफ्ते कई महीने बिताने हैं। और मैं कहूँगी कि दैट वाज द गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ फॉर सेल्फ एनालाइजिंग, बिकॉज उस वक्त बहुत सारी चीजें एक साथ हुई, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। I was physically down, mentally down, heartbroken at the same time, and बहुत सारे हालात एक साथ ऐसे हुए कि मैं संभल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मैं आज उस वक्त को, उस फेस को बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं जो आज हूँ, जिस अनबीटेबल करेज और पावर की मैं बात करती हूँ, वो मुझ में नहीं आती। ड्यूरिंग माई हॉस्पिटल डेज एक छोटा सा किस्सा हुआ था, मैं आपको सुनाती हूँ, अगर वुड यू लाइक टू हियर इट? Yes, yes, definitely. तो मैं छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ। मेरा हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन होना था, एंड मम्मा मेरा पैशन जानती थी, इसे डांस से बहुत प्यार है। तो हम लोग जब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बोला, तो जल्दी से ठीक हो जा, तुझे बहुत सारा डांस करना है। एंड दैट्स पुट अ लिटिल स्माइल ऑन माई फेस। मैंने कहा हाँ, मैं जल्दी से ठीक होगी और मैं फिर से अपने क्लास जाऊंगी और सब कुछ अपना पहले की जैसे करूंगी। बट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं बहुत डरती थी हॉस्पिटल से, इवन इंजेक्शन से भी। तो उस वक्त मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे लाइफ के जितने भी फियर थे, मैंने उनको हराया। दैट टाइम मैं हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन डर बहुत ज्यादा था, एंड आई वॉज रन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, एंड द स्टाफ एंड माई पेरेंट्स आर सर्चिंग फॉर मी कि वेयर इज शी, उसका भी ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, ऐसे ऐसे करके। तो दुर्लभ जी की बात है, वहां नीचे एक भगवान का घर होता है, नीचे उन्होंने एक वो बना रखा है जहाँ भगवान की पूरा टेम्पल जैसा है, और उस पे लिखा हुआ है भगवान का घर। सो दैट वाज द टाइम, फर्स्ट टाइम आई वाज ऑलरेडी डाउन, बट दैट वाज द टाइम आई वाज वेरी नम, एंड आई वाज लाइक आई एम अबाउट टू डाई, दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, सम ऑफ टीयर्स इन माई आईज, एंड स्टिल वो सीन ऐसा है कि मैं आज भी उसे याद करती हूँ, आई गेट सो इमोशनल। एंड मैंने वो सिर्फ गणपति बप्पा की मूर्ति देखी वहां पर और शिव पार्वती का मंदिर देखा, एंड आई जस्ट फेंट, मैं बेहोश हो गई। और फिर मुझे लेके गए अंदर,
और मुझे कुछ याद नहीं है। फिर आफ्टर 2 to 3 hours के बाद में हुआ कि मेरा ऑपरेशन होना था सुबह अर्ली मॉर्निंग, लेकिन वो मेरी बेहोशी की वजह से हम लोग लेट हो गए। तो वहाँ पर एक है डॉक्टर पवन सिंगल करके, तो उन्होंने मेरा केस फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला अभी हम लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं, लेकिन इस बार जब मैं उठी तो मैं इतनी डरी हुई नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई मैं डरी हुई नहीं थी, और मैंने खुद से कहा कि ठीक है हम चलते हैं। मैं गई अंदर, और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझसे पवन सिंगल सर ने कहा कि बताओ क्या करती हो। इनका सर मैं डांस करना चाहती हूँ, क्या सीखा है। ऑपरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, बिकॉज मेरे फेस पे इतनी घबराहट थी। उन्होंने मेरा मूड डाइवर्ट करने के लिए मुझसे बोला अच्छा तो फिर कुछ सुनाओ, कथक करती हो तो। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पूरे ओपीडी में आई वॉज जस्ट रिसाइटलिंग माई तबला बोल्स। मैंने उनको पूरा कायदा पढ़न सब कुछ सुनाया, और जितने भी वहाँ ओपीडी में जितने भी नर्सेज एंड ऑल थे, वो सब बस मतलब उनका भी काम करने में मजा आ रहा था, और वो कह रहे थे ऐसे पेशेंट ना आने चाहिए। तो जब मैं बाहर आई वार्ड से, आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे पेरेंट्स इतने डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे करवाएगी। मैं आई, मैंने कहा पापा बहुत मजा आया मुझे अंदर। फिर हाँ मुझे बहुत मजा आया। और द नेक्स्ट डे जब मुझसे सर मिलने आए, पवन सिंगल सर रिपोर्ट लेने आए, तो जब वो जैसे ही मेरे रूम के अंदर उन्होंने एंटर किया, द फर्स्ट वर्ड ही सेड, और आर्टिस्ट कैसी हो। और वहां पे 1 वीक में, श्रद्धा जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 वीक के अंदर आई वॉज फेमस इन दिस एंटायर वार्ड। ये वो लड़की है जिसने ओपीडी में कल सर को ना बहुत कुछ सुनाया था, और सर बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। और क्योंकि मैं डरी हुई थी और मैंने ऑपरेशन करवाया बिना बेहोशी के, तो मेरा द फर्स्ट टाइम आपको लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आता है जब आप डिसाइड, आपको समझ आ जाता है यू आर मेड फॉर इट, आप इस चीज के लिए बने हो। और मैंने हफ्ते निकाले हॉस्पिटल में, इतनी खुशी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज भी मुझसे वो सर मिलते हैं तो वो यही कहते हैं तुम एक दिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनो, तुम एक दिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनो। तो उसी राह पर है, अच्छे आर्टिस्ट बनने की राह पे। तो काफी अच्छे आपके गोल्स है, आपकी स्टोरी ऐसी है कि मतलब एक बार को लगेगा कि मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि कथक ने आपको चुना है, तो ये हर आपकी स्टोरी इस बात का जवाब देती है कि हाँ नहीं, आप एकदम कथक ने आपको चूज करा है। तो मुझे ये जानना है कि जैसे आपने म्यूजिक में भी, मतलब आप सिंगिंग भी करती है या फिर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती है, या कथक में है, या फिर क्योंकि जनरली कथक डांसर होते हैं कि वो का थोड़ा थोड़ा सब में रुझान होता है। हाँ एक्चुअली द पॉइंट इज कि एक इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, सिंगिंग वाले सिंगिंग करेंगे। लेकिन एक डांसर एक ऐसा पर्सन होता है जो तीनों विधाओं को कंप्लीट करता है। उसको गायन भी आना चाहिए, वादन भी आना चाहिए, और डांस तो वो करता है। सो मेरी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत सीखा वोकल, लेकिन मैंने उसमें एज ए प्रोफेशनल कुछ नहीं किया। आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा था। हाँ बिल्कुल तो मुझे शौक था तो मैंने वो भी सीखा। मैं किसी भी आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, तो वो मेरा रुझान उस तरफ इतना है, इंडियन क्लासिकल चीजों के प्रति, क्लासिक थिंग्स के लिए, तो मैंने वो सीखा। एंड सेकंड, एक डांसर ही ऐसा इंसान होता है जो गायन वादन सब में एक उस विधा को कंप्लीट करता है। तो ये बहुत जरूरी है एक अच्छे डांसर के लिए, उसको लिरिक्स के नॉलेज के लिए, उसको ताल की नॉलेज के लिए सब कुछ आना चाहिए। मुझे बस अगर आपसे पॉसिबल हो तो हमारे सेशन के एंड में हम 1-2 लाइन आपसे किसी भी कोई भी गाने की सुनना चाहेंगे, अगर आपको अगर लगे कोई भी, मतलब आप अगर गाती हैं, क्योंकि एक ऐसा होता है कि हाँ एक वो बन जाता है कि हाँ कि आपने गाया, एक हमारे व्यूअर्स को और मजा आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आपको लगे कि आप 1-2 लाइन किसी भी इंडियन सॉन्ग की, आप थोड़े एंड करेंगे हमारे सेशन, तो पर आपसे हम 2-3 बोल किसी गाने का सुनना चाहेंगे। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था फॉर मी कि आप मुझसे गाना भी गाने के लिए कहेंगे, बट मुझे तो लगा कि आपकी आवाज मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता आप हाँ कर दो। हाँ श्योर, मैं कुछ लाइनें जो बहुत मोटिवेट करती है, और इट्स अ मैसेज काइंड ऑफ फॉर एवरी यंगस्टर एंड फॉर आवर व्यूअर्स टू। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप अपने कीमती समय को हमें दे रहे हैं, आप सब ने ज्वाइन किया।
तो ये जगजीत सिंह की और चित्रांगदा सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत गजल है और जिसकी लाइनें मुझे बहुत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी श्रद्धा जी, बिकॉज आई एम द पर्सन आई फेल्ट कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म to share your personal things, your own thoughts, because who cares, कौन परवाह करता है। लेकिन when I check your profile, I realize कि why not, क्या पता मेरी किसी भी छोटी सी हमारे टॉक से किसी को थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए या किसी को वो थोड़ा भी मोटिवेट हो जाए आर्ट को लेकर। तो that's why I choose this thing to do. And thank you so much to invite me as well. Thanks to you कि आपने हाँ करा। मैं काफी टाइम से करना चाह रही थी आपके साथ लाइव, लेकिन मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी तो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन वाला जो कहीं धीरे धीरे खोता जा रहा है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो वापस उसको इनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जनरली संडेज को लाइव इसलिए करती हूँ कि लोग संडे को अपने फ्री टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारी लाइफ को दे दें, और फिर मैं ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ कि बाद में कोई आर्टिस्ट कोई सुनना चाहे, किसी के मन में रहता है कि सीखना है, बस एक मोटिवेशन की कमी होती है कि हाँ बस एक बार कोई बोल दे या कोई रास्ता मिल जाए कैसे करना है। तो आप सब लोग भी इनकी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर, बहुत ही ग्रेसफुल है, और इनके वीडियोस आपने देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ आगे ये बहुत अच्छा नाम करेंगी हमारा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जो हमने बात करी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में मतलब एक थोड़ा सा जनरेशन गैप आ जाता है, जब बच्चे कन्विंस नहीं कर पाते पेरेंट्स को, पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हाँ इसमें भी करियर है। और आजकल सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन होने लग गई हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो बच्चों को स्कूल में मिलती थी वो भी अभी नहीं चल पा रहा, और आगे आने वाले टाइम तक पता नहीं हमें बच्चे कब तक घर पे पढ़ेंगे। तो मतलब एक होता है कि आजकल यूट्यूब पे बच्चे काफी चीजें देखते हैं, पढ़ाई भी आजकल इंटरनेट पे हो रही है, और काफी बच्चों के मन में, मैं सिर्फ डांस की बात नहीं कर रही, मैं कोई भी एज अ स्पोर्ट हो गया हमारा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया, पेंटिंग ड्राइंग वाला होता है, फोटोग्राफी का शौक होता है किसी को, तो मतलब वो जो जनरेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों में है वो चीज तो हमेशा रहेगी। लेकिन आप एक छोटा सा मैसेज बच्चों के लिए भी और एक पेरेंट्स के लिए भी, कैसे मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों की बात सुन पाए और बच्चे कैसे पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए और दोनों का काम हो जाए। देखिए, विश्वास किसी भी चीज पे करना और विश्वास जीतना, विश्वास करना और विश्वास जीतना बहुत ही छोटी सी लाइन है, लेकिन इट्स टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट। मेरा ये कह देना कि मुझे डांस वांस करना है और मैं तो करूंगी, और एक मेरा बाय माय एक्शन दे विल गेट टू नो कि यार ये तो करेगी ही करेगी। सो मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स जो जनरेशन गैप का हम एक बात कर रहे हैं अभी, तो अभी की जनरेशन को देखते हुए आप किसी भी काम को शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए फर्मनेस लाएं, ठीक है। अगर आप उसके लिए फर्म होंगे, आप स्थिर होंगे, तो टाइम लगेगा, और सबसे बड़ी बात उसमें धैर्य है कि आपको उससे आप खुद मूव ऑन हो जाएंगे। तो हाउ यू प्रूव योरसेल्फ, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और अड़िग रहना होगा। कुछ चीजों के लिए जिद्दी होना अच्छा होता है, कुछ चीजों के लिए जिद्दी होना अच्छा होता है। पेरेंट्स को कन्विंस करने की जहां तक बात आती है, तो उसका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आप बस करते रहिए, उनको अपने अचीवमेंट्स देते रहिए, वो एक दिन खुद आपके फेवर में हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा, आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य पर सीधा काम करना पड़ेगा। और वन डे, कहते हैं ना, एक कोट पढ़ा था मैंने कि जो लोग आपकी काबिलियत पे शक करते हैं, एक दिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही लोग दुनिया को बता देते हैं कि इसे हम जानते हैं, ये इतना अच्छा कर रही है। तो आप बस अपनी राइट ट्रैक को चूज करिए, और कोई भी मैं चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे कोई सा भी इवन कुकिंग करना भी आजकल हर चीज एक आर्ट हो गई है, तो उसमें करियर और प्रोफेशन चूज करने से पहले आप उससे मोहब्बत करना सीखिए कि टाइम, कितना भी टाइम लगे, कितना भी वक्त लगे, मुझे इस पे अड़िग रहना है, मुझे इस काम को करना है, और मेहनत के दम पे तो सब कुछ है, और वो जरूर आपको मिलेगी। एंड सेकंड, जब कोई इंसान किसी आर्ट को चूज करता है तो उसे ये सोचना चाहिए, मैं भी इसे अब समझ पा रही हूँ, कि आप
ही वो है, हम लोग ही वो एक मीडियम है जिसकी वजह से वो आर्ट सरवाइव है। अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो आप जैसी सोसाइटी को, आप जैसे लोगों को वो आर्ट कैसे पहुंचेगी? वी आर द एनवॉय ऑफ दैट आर्ट फॉर्म। एंड सेकेंड, हम एक लेगेसी को, हम एक आर्ट फॉर्म को दूसरी जनरेशन को भी दे रहे हैं, बिकॉज थ्रू अस दे विल गेट टू नो यार ऐसा भी कोई चीज है। अगर हम लोग, हम जैसे आर्टिस्ट नहीं होंगे या अपने पैशन को, किसी भी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं पेरेंट्स को, सोसाइटी को कहूंगी, अभी पेंडेमिक हुआ कोविड में आर यू नोटिस इवन ए सिंगल पर्सन जिसने अपना टाइम विदाउट म्यूजिक, विदाउट थिएटर, विदाउट एंटरटेनमेंट, विदाउट बुक्स, विदाउट लिटरेचर स्पेंड किया हो? नहीं कर सकते, आप नहीं रह सकते बिना आर्ट फॉर्म को। तो रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, बिकॉज उनकी वजह से ही आर्ट जिंदा है, और आपकी आने वाली जनरेशन को ही, दे आर द ओनली सोर्स, ओनली मीडियम जो उनको आगे मिलने वाला है। तो मैं सोसाइटी से, और जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगी, सबसे काम करते हैं तो उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, उनको आप पेड वर्क दीजिए। उनको ये नहीं कि हम रेस्टोरेंट में जाके लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने ऊपर, लेकिन व्हेन कोई आर्टिस्ट आता है, चाहे वो गली पे ही कुछ बजा रहा हो, और वो आपसे 5 रुपए भी मांगता है, तो आप नहीं देते। आप कहाँ से सुनेंगे अगर ऐसे आर्टिस्ट नहीं होंगे? तो आप आर्ट को आप कहाँ खोजेंगे आर्ट को, अगर आर्टिस्ट नहीं हुए तो? विडंबना है जो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी समाज में ये दूर हो जाए, उनको भी वैसा ही रिस्पेक्ट और प्यार मिले जैसा अदर प्रोफेशंस को होता है। दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द आर्ट, so this is my only motto. And second, I have a single message for all the people: always keep the power of give. After that you will surely receive. तो हमेशा आप अंदर एक अच्छा मन, एक अच्छा दिल और एक अच्छा मन सब कुछ ठीक कर देता है। तो वो वैसी भावना होना बहुत जरूरी है। गिव, देन यू विल श्योरली रिसीव। आप देने का आप मन रखेंगे तो आपको आगे से बहुत मिलेगा। ये वाली बात। ये तो एकदम बात है। ये लोग जनरली, हम लोग आजकल समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप हमारे बैक टू वो जो बेसिक्स होते हैं ना, हमें वो सब रिवाइव करा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज जो होती है जनरली। और आपने एक बात बहुत सही बोली, मुझे 2 बार हाईलाइट करनी है। एक तो जो आपने आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस बताई कि हमने जो पैंडेमिक में, अगर पैंडेमिक नहीं भी होता तो हम डेली लाइफ में हम लोग म्यूजिक, मूवीज, हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ये सब कौन बनाता है? ये सब इसके पीछे आर्टिस्ट होता है। अगर हम आर्टिस्ट को ही मोटिवेट नहीं करेंगे, आर्ट को ही मोटिवेट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर हम लोग खुद ही मतलब दिन भर तो ऑफिस का काम कर नहीं सकते हैं। डॉक्टर दिन भर डॉक्टर वाला काम कर, उनको एट द एंड ऑफ द डे रिलैक्स होने का भी मन करेगा, बुक्स पढ़ने का मन करेगा। तो आर्ट एक अपने आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस प्ले करती है, तो जो हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट्स अ इक्वल पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये, और दूसरी मुझे जो अच्छी लगी आपकी कि जो आर्ट, मतलब जैसे आपने बोला कि ऑलवेज हैव द पावर ऑफ गिव, मतलब जो वैल्यूज जनरली सबको ऐसा लगता है कि गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है सब में, ठीक है कि हाँ ठीक है जैसे कुछ रिटर्न, लेकिन हम लोग के अगर मन ऐसा होगा कि हाँ, जैसे आपने बोला कि आप नृत्यशाला आप एक ओपन करना चाहते हैं, तो वो आपकी क्या है? एक आपका मन है जो आप सोसाइटी को रिपेयर करना चाहते हैं। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग है, कॉन्वर्सेशन का जो भी रिकॉर्ड होगा, ये मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगी और इंस्टाग्राम पे भी। तो जिसको भी आपको फॉरवर्ड करना हो, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको किसी आर्ट के बारे में और जानना हो, आपको इनसे और इनकी कुछ बातें छूट गई हैं जो आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए वापस सुनना हो और किसी और को सुनाना हो, तो प्लीज देख लीजिएगा। गजल सुनने के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि आप 2 लाइन बताइए। और आपको अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं। Sure. Anybody ask any question? Hello everyone. आप इनकी डांस की वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको खुद को लगेगा कि कथक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डांस है। और मुझे काफी लोगों ने कल से मैसेज करे हैं कि यार कौन है, कहाँ से है, डांस प्रोफेशनल डांसर है, हम सीख सकते हैं क्या? मतलब काफी लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि इस लाइव सेशन को लेके। और तो आप मुझे जगजीत सिंह की गजल सुना दीजिए प्लीज, हम सब वेट कर रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक गजल है, इसके वर्ड्स मुझे बहुत ही पसंद है।
और मैं बहुत शौकीन हूँ गजलों की और पुराने गीतों की। जैसे मैंने कहा ना, मैं एक विंटेज सोल हूँ, तो बहुत टाइम हो गया है, कुछ त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम ही निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप में एक वो चीज है कि आप सामने वाले को आप मोटिवेट कर सकते हो। मतलब आपका एक्सपीरियंस अपने आप में एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस है। प्लस आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद आई, और आपने जो गजल चूज करी कि वो परफेक्ट एकदम हमारी कॉन्वर्जेशन को एकदम करेक्ट मोड पे एंड करती है कि सफर में धूप तो बहुत होगी, तुम चल सको तो चलो, और बदलने सभी है भीड़ में, हाँ, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, और खुद को बदल सको। वो भी था कि हाँ, हमें खुद को ही चेंज करना पड़ता है। हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, बट हमें एक बार खुद के अंदर भी झांकना चाहिए कि हम खुद कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कथक एक अपने आप में बहुत पायस डांस है। कोई भी आर्ट होती है बहुत ही प्योर, पायस है, जो आपकी पर्सनालिटी को भी इनहांस करते हैं कि आप एज अ पर्सन कैसे बाहर निकल कर आ रहे हो। तो आपके अंदर की जितनी भी खूबियां हैं, आपके सबके अंदर वैल्यूज होती हैं, लेकिन एक होता है ना कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, नेगेटिविटी, सोसाइटी, इनसे हम दब जाते हैं। बट अगर आप किसी भी पेरेंट्स को समझो, आर्ट अपने आप में बहुत वैल्यू करती है। हम लोग बहुत ऐसे म्यूजिक को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट इसके पीछे बहुत सारी लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों का खून पसीना होता है। जो एक म्यूजिक बनकर आता है, एक डांसर होता है, सामने हम परफॉर्म करते देख रहे हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है। तो देवनंदिनी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट लाइव सेशंस टुडे, एंड आगे भी हम करते रहेंगे। आप सब जब भी स्टार्ट हो, आप प्लीज हमें बताइए, हम आगे बताएंगे लोगों को जो भी सीखना चाहते हैं डांस। और मैं जब भी जयपुर आऊंगी आपसे पक्का एक बार मिलना मैं जरूर पसंद करूंगी। So thank you so much everyone for watching, and if you still want to ask her something, आप इनका पेज फॉलो करिए, मैंने टैग करा है और आप अभी चेक कर सकते हैं, और इनको आप मैसेज करिए अगर आपको डांस के प्रति रुचि है और आप सीखना चाहते हैं। Yes. और एक लास्ट धन्यवाद मैं उन सभी गुणीजनों, उन सभी महारथियों, उन सभी जो अभी जिंदा है और जिनका स्वर्गवास हो गया, सभी कलाकारों को शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इस आर्ट को सीख पा रहे हैं। उस जमाने से लेके इस जमाने तक उसको संरक्षित करना, उसको जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल काम है। ट्रस्ट मी, फाइनेंशियली इश्यूज के साथ पेरेंटल इश्यूज एंड सोशल इश्यूज सबको मैनेज करके एक आर्टिस्ट बाहर निकलता है। तो मैं उन सभी को, स्पेशली मेरे कुछ टीचर्स हैं जिनके योगदान के लिए मैं बहुत ही शत नमन हूँ, और उनके आशीर्वाद की हमेशा अभिलाषी रहूंगी।
मेरे जो प्रथम गुरु थे मिस्टर संजीव कुमावत जी, जिन्होंने मुझे तत्कार सिखाई। उसके बाद मिस्टर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने मुझे कथक में बहुत सारी नई नई चीजें सिखाई, टेक्निक सिखाई। और करंटली मेरी गुरु मेरी प्रेरणा श्रीमती तरुणा जहांगीर पारिक मैम, जो हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट में क्लास टीचर भी है। तो मैं हमेशा इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे बहुत अपना कीमती समय देकर मुझे अपनी विधा के लायक समझा, मुझे किसी अपनी चीजें मुझे सिखाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टू हम्बल, आप बहुत ही पोलाइट और आप बहुत आगे जाएंगी, कि ऐसा हम सबको लगता है कि आप एक दिन बहुत आगे जाएंगी। हम चाहते हैं कि आपका जल्दी से नृत्यशाला बने और हम लोग और भी बहुत से लोग आपके जैसे आप उनको सिखाएं और लोग आगे बढ़े और इस आर्ट फॉर्म को आगे ले जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। श्रद्धा जी, मैं आगे इसलिए जा पा रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ सबके दिलों में बस रिस्पेक्ट रहे आर्ट के लिए, और मैं आगे ऑलरेडी जा चुकी हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग जब हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, तो मुझे लगता है मुझे बस लोगों के दिलों में रहना है, वही मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है इन माय लाइफ। बाकी सक्सेस का लोग क्या मतलब लेते हैं, आई डोंट नो। I am a very successful and happy person right now because इतने सारे लोग और आपने जो भी ये अपना कीमती वक्त और समय और ये जो प्लेटफॉर्म दिया, I am very very overwhelmed about it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for watching and stay connected. And next Sunday हम ऐसे ही किसी नए कलाकार के साथ आएंगे। तब तक stay tuned. Bye bye everyone. Thank you. Bye Devnati. Bye. Bye.